अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबसार आलम। आज आपने देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक प्रेस टॉक की है जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ ताज़ियत के बाद वो मीडिया से मिले। और एक अहम बात यह थी कि आज उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का एक इजलास हुआ और उस इजलास में सुना है कि काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई इस बात पर कि अब करना क्या चाहिए। और इसकी वजह यह है कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं और जो एबटाबाद का जो वाक़या हुआ जिसमें उसामा बिन लादेन को अमरीकी नेवल सील्स मार कर यहाँ से ले गए, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान एक हादसात की जद में है। पाकिस्तानी मर रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक्स में, कभी दहशतगर्दी के हमलों में और कभी किसी भी वजह से, और कभी कभी तो अभी जो जैसे सलीम शहजाद का वाक़या हुआ है उसमें उंगलियां जो हैं वो इंटेलिजेंस इदारों की तरफ उठाई जा रही हैं। उनकी तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन लोग हैं कि इस पर बात करने से रुकते नहीं हैं। लगता है हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी गैर महफूज है, हर पाकिस्तानी परेशान है कि इस मुल्क का बनेगा क्या, हमारी कौम का बनेगा क्या। और लेकिन जब हुकूमत की तरफ देखते हैं, कर्ता धर्ताओं की तरफ देखते हैं, तो लगता है कि बहुत सुकून है, चीज़ें वैसी ही चल रही हैं जैसे पहले था। और वही मुहावरा एक जो है कि हनूज़ दिली दूरस्त, वो शायद इस वक्त हर हमारा हुक्मरान, चाहे वो सियासी हो या फौजी की आदत हो, वो लगता है कि यही बोल रहे हैं। कोई इमरजेंसी की सूरत हाल, कोई जंग की सी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। जितनी सिक्योरिटी है, जितने हिफाजती इदारे हैं, सब चंद एक लोगों की हिफाजत करने पर मामूर हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलसल मर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कितने पाकिस्तानी सिर्फ एबटाबाद के वाक़े के बाद से मर चुके हैं, लेकिन उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी जिक्र किया कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने सिक्योरिटी प्राइवेटाइज कर दी है। उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को कहा है कि अपना अपना असलहा साथ रखें। जी वज़ीर दाखिला साहब, आपकी इस तजवीज़ पर हम ज़रूर अमल करेंगे, असलहा साथ रखेंगे, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी और ज़ाहिर है अब तो करनी पड़ेगी तो वो करेंगे भी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। और आपने ये जो बयान दिया है, जो हाथ खड़े किए हैं, तो अब समझ नहीं आ रही कि वजारत दाखिला का काम क्या है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है बशीर बलौर साहब ने, जो सीनियर सूबाई वज़ीर भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। और जो सारे ये मामलात हैं जो मैंने आपको जिक्र किया, दहशत गर्दी का है या ड्रोन अटैक्स का है, और जो पाकिस्तानी मुसलसल एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं और किसी भी स्टेट के इदारे पे उनका एतमाद नहीं रहा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो कायद मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ, उन्होंने कहा क्या है। अगर तो पार्लियामेंट को इस तरह से घास, जिस मैं समझता हूं कि जिस तरह से हुकूमत इसको ट्रीट कर रही है, या घास नहीं डाली जाती, तो हमारी ऑप्शंस ओपन है। हम अपना पार्लियामेंट के जो उसकी एक अथॉरिटी है, तकद्दुस है, उसको बरकरार रखने के लिए हम जो है वो हर किस्म की कुर्बानी ज़रूर देंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है ये एक जो है वो ये शिकार होती रही है फौजी डिक्टेटरों के हाथों। इसका कला कमा किया जाता रहा है। इसी तरह से आज भी इसका कला कमा करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम उस वक्त भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। और हम ये जो हुक्मरान है जो पार्लियामेंट के तकद्दुस को इस तरह से पामाल करने पे अगर तुले हुए हैं, तो हम इनका भी भरपूर मुकाबला करेंगे। और वो मुकाबला जिस भी हथियार से किया जाएगा हम करेंगे, मां सिवाय ये जो एमुनिशन, आर्म्स और एमुनिशन होते हैं। जी नाज़रीन, मुकाबले का वक्त आन पहुंचा और मुकाबला हम हर उस हथियार से करेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिवाय जो है आतिशी असलहा के। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज थे। सुना है कि मीटिंग के अंदर इससे भी ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, लेकिन जो प्रेस के सामने बात हुई है वो इतनी गर्म नहीं थी। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। आप ज़ाहिर है हुकूमत से आपका ताल्लुक है, क्या वाकई पार्लियामेंट को ख़त्म करने की कोशिश अभी भी की जा रही है? देखो जी, इनको सबसे बड़ा जो मैं भी आपकी मदद से, मीडिया की चैनल्स की मदद से सुन रहा हूँ कि ये जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन है कि ये पार्लियामेंट की मंशा के खिलाफ है, उनकी मर्जी के खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक करारदाद पास हुई कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से एक लिस्ट जो नामों की शाया हुई अखबारात में, उस लिस्ट में सबसे पहली उनकी डिमांड थी कि जुडिशल कमीशन बनाया। पार्लियामेंट की मैं बात करूँ, चलो बाकी छोड़ दें। फिर उसके बाद उन्होंने एक नामों की लिस्ट दी अपोजिशन ने। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को एक ओपन चैलेंज कर दिया गया, डेडलाइन दे दी कि फलां तारीख तक नहीं बनेगा तो हम पता नहीं
कंबाइंड जॉइंट रेजिग्नेशन की बात भी की गई। तो हर इशू पे मैं समझता हूँ कि कम से कम एक जिम्मेदारी का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कंपोजिशन इस पे कोई एतराज़ था तो सबसे पहली बात तो जुडिशल कमीशन की डिमांड अपोजिशन की है जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। उसके बाद जिन नामों को अखबारात में या ख़त के ज़रिए दिया गया उनमें से फखरुद्दीन जी इब्राहिम है, वो हैं, जस्टिस जावेद इकबाल हैं, 3 दूसरे नाम ऐसे हैं जो इस वाक़या के हिसाब से, मसलन इसमें फॉरेन अफेयर का बंदे का एक्सपीरियंस वाले बंदे को होना ज़रूरी था, वो हमने काजी को डाला। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है आपकी बेसिक, एक बड़ा क्रेडिबल ऑफिसर रिटायर्ड आईजी को डाला गया। एक उसके बाद फौज का मुतलका ये एक इशू है, एक रिटायर्ड जनरल को डाला गया। अब मैं 2, 3, 4, 6 दिन से मैं इन लोगों पे कोई एतराज़ात नहीं कर रहा, इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। इतराज हो रहा है कि हमने इससे कंसल्टेशन नहीं की। ठीक, वो किया आपने। मैं अर्ज कर देता हूँ, कंसल्टेशन में और डिक्टेशन में फ़र्क है। कंसल्टेशन से आपकी ओपिनियन है, आपने ओपिनियन दिया कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, क्या उसका सरबराह आपकी सुपर जुडिशरी का सीनियर आदमी नहीं है? नंबर 1। आपने कहा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो है इसको होना चाहिए, क्या हमने उसको प्रपोज नहीं किया? ठीक, क्या गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की अलाइज के जमातों को क्या उनकी नुमाइंदगी नहीं है मेजॉरिटी पार्टी में? क्या उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो 3 ऐसे लोगों का नाम प्रपोज कर? मेरी सुन ले प्लीज। ये सारी बातें ये प्रपोज कर, ये बताइएगा मुशावरत की बात हुई है जो करारदाद बाइंडिंग है ना, मैं वही बात कर। अच्छा, करारदाद में है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुशावरत करनी है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का आपने नाम लिया, क्रेडिबल नाम है ना। उन्होंने खत लिखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से आपने मुशावरत नहीं की, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। क्या अपोजिशन लीडर ने ये नाम जब खत में लिख कर भेजे और उसने कंसल्टेशन की लीडर ऑफ द हाउस से? मुशावरत तो करनी, मुशावरत की नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कंसल्टेशन की। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, अगर उन्होंने नहीं की और नाम दे दिए तो कंसल्टेशन में यही है कि उन्होंने प्रपोज किया, एक नाम प्रपोज किया ना, नहीं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने खुद कहा, उन्होंने खुद कहा कि अगर चीफ जस्टिस मुझे इजाजत देंगे तो मैं इसका हिस्सा बनूंगा। इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब से मशवरा भी नहीं हुआ। इसमें दो राय है। एक तो जो आपका सेक्शन 4 में गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि वो जुडिशियल की को अनाउंस कर सकती है, बना सकती है। ठीक है। दूसरा, इस पे अगर कोई इसके बगैर मशवरे के चीफ जस्टिस के, मैं वही ये कर सकती है, लेकिन अगर इसमें कोई जुडिशरी को एतराज हो तो इस पे कंसल्टेशन जुडिशरी अपनी दे सकती है। वो कोई दूसरा नाम देना चाहे दे। मेरी बात सुनने प्लीज। तो इसमें इस इश्यू को जो कि मैं समझता हूं कि जब किसकी कंपोजिशन पे एतराज नहीं है, लोगों पे एतराज नहीं है, इसके मैंडेट पे एतराज नहीं है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इस पे इमीडिएटली इतनी तनकीद करना, इतने भारी भरकम अटैक करना, मेरा ख्याल में ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है और गैर जिम्मेदाराना ये एटीट्यूड है। वो काम करने दें, जब रिपोर्ट आ जाएगी फिर तनकीद का राइट रखती है अपोजिशन रखती है। ये बताइएगा, थोड़ा गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। तनकीद करना उस पर इतना ज्यादा मुनासिब नहीं था, लेकिन जो इतराजात सबकी तरफ से आए हैं, आसमा जहांगीर साहब ने इतराज किया है, जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस इजाजत देंगे तो मैं जाऊंगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस पर इतराज किया है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा है कि मुशावरत नहीं की गई, गैर कानूनी है। ये सब इतराजात जब अंदर से आए हैं तो क्या ये जरूरी नहीं था हुकूमत के लिए इसका ख्याल करना कि इतना अहम कमीशन बना रहे हैं, इसमें कोई नई कंट्रोवर्सी हम क्रिएट ना करें? मेरा ख्याल है इस बात का तो बिल्कुल एक तदारुक करना चाहिए था कि हम बहुत ही पोलिटिसाइज्ड किस्म का मुआशरा बन चुके हैं। बात का बतंगड़ भी बन सकता है, छोटी बात से बड़ी बात भी हो सकती है, बतंगड़ बन सकता है। ठीक, तो उन्होंने वो एहतियात नहीं बरती जिसकी जरूरत थी, मैं समझता हूँ हुकूमत ने। लेकिन जो एतराज़ात आ रहे हैं वो प्रोसीजर के बारे में आ रहे हैं कि मोहतरमा जो आसमा जहांगीर है उनका एतराज़ भी यही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछ लेते, और फखरुद्दीन इब्राहिम साहब का भी इतराज़ यही है कि मुझसे बात कर लेते। ये प्रोसीजरल चीज़ें मेरा ख्याल में कि इसमें एहतियात वज़ीर आज़म साहब ने या उनके सेक्रेटेरिएट ने नहीं बरती, उनको बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक कि उन लोगों का ताल्लुक है जो कमीशन में मुकर्रर किए गए हैं, उनके ऊपर ना मुझे एतराज़ है ना कोई और ये कह रहा है कि एतराज़ नहीं है। यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत ने एहतियात नहीं बरती तो क्या हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा कि इस वक्त जिस वक्त की सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं,
वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में ठीक मुख्तलिफ सिनारियोज बना रहे हैं, आते तो हमें हैं अंदर से किस तरीके से चलना चाहिए। फिर झगड़ा साहब ऑपोजिशन के, तो उनसे पूछेंगे। वक्त हुआ कि नाजरीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बशीर बिलौर साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो बात का बतंगड़ बन गया है और क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं था सबसे ज्यादा कि जो अभी जो बात का बतंगड़ बन रहा है और जो नाअहली सामने आ रही है ये बेहतियाती या नाअहली ना की जाती ताकि हम इस फेज में ही ना पड़ते और इतने अहम मसले पर एक कंसेंसस से बात शुरू होती। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।